Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of cross product or you can say vector product. As you know guys, in previous class we have completed the topic of dot product and now we are going to start this class with the topic of cross product or you can say vector product. तो बेटे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की सेकंड टाइप है किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की अगर आप लोगों को याद हो, हमने दो टाइप डिस्कस की थी, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों की हमने डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पूरी कंप्लीट कर ली और आज की क्लास से हम सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर मींस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखें भाई, अब यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये टाइप है किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई कराने पे आंसर मतलब रिजल्टेंट उनका जो होता है, मल्टीप्लाई कराते हैं जब दो वेक्टर्स को तो उनका रिजल्टेंट या उनका आंसर अगर आपके पास स्केलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्टेंट मतलब आंसर अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ रहा हो, वेक्टर क्वांटिटी आ रही हो, तो इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वेक्टर प्रोडक्ट बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखवा दी थी। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी दोबारा डेफिनेशन लिख सकते हैं। when two vector quantities are multiplied and their resultant is also a vector quantity then this type of multiplication of vector is called as vector product or cross product। alright, तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की और वेक्टर प्रोडक्ट की। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका फार्मूला जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ड्राइव किया था बिल्कुल इसी तरह से इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसकी कोई लंबी चौड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, बस इसका फॉर्मूला हम जो है फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे देखिएगा, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छा बेटे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में ही आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो उनके बिटवीन जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा वो हम कौन सा यूज करेंगे, ये साइन यूज करेंगे, ठीक है, क्रॉस। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो भाई दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो बिटवीन क्या लगाएंगे, इनके बिटवीन किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उनके बिटवीन किसका साइन आएगा बेटा, डॉट का साइन आएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है स्केलर फॉर्म में अगर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कि इनके बिटवीन किसका, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं तो डायग्राम की तरफ कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायग्राम आपके पास फॉर्म हुई हुई है, ठीक है, देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे मैंने तीन वेक्टर्स फॉर्म किए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। बेसिकली वेक्टर सी रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और बी का। जब वेक्टर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब वेक्टर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास वेक्टर सी आता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए और बी का, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर सी। अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर आ रहा है तो बिटवीन किस, ए और बी के बिटवीन किसका साइन लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा के जो नया वेक्टर फॉर्म हुआ वो रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, सी। बेसिकली ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ पे सी फॉर्म हुआ है। ये डायग्राम एक्चुअली है किस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा बेटे डायग्राम देखिएगा कि डायग्राम में आपके पास एक है, आपके पास वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी आपके पास, ठीक है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये आपके पास इनका रिजल्टेंट है वेक्टर सी। ये जो रिजल्टेंट है बेटा, रिजल्टेंट फॉर्म होता है राइट हैंड रूल से। मतलब अगर राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं थंब की जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अगर हम वेक्टर बी से, ठीक है, वेक्टर ए की तरफ आएंगे, वेक्टर बी है आपके पास और वेक्टर बी से जब वेक्टर ए की तरफ आएंगे तो अब देखें वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आ रहे हैं तो
ठीक है। अब वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ जाएंगे, थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब रिजल्टेंट अब कहां बनेगा बेटे, डाउनवर्ड नीचे बनेगा, अगर हम वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डायग्राम बनी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उससे मैंने रिजल्टेंट यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वेक्टर ए से, ये जो रिजल्टेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस तरह से फॉर्म हुआ है कि मैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जा रहा हूँ। जब वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मैं जाऊंगा तो बेटे उससे जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा, देखिएगा ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा ये वेक्टर ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है वेक्टर सी, ये वेक्टर बी से भी 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये आपके पास है। जब मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाऊंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं अभी आपके पास, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो मैं जैसे ही आपके पास जो है आप देख सकते हैं वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मैं जाऊंगा, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मैं जाऊंगा, तो थंब की जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब रिजल्टेंट अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फॉर्म होगा। अब अगर मैं यहाँ से वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊंगा, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊंगा, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊंगा, अब थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब थंब की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो कहां फॉर्म होगा, नीचे की तरफ फॉर्म होगा। अगर मैं वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आऊंगा तो बेटा रिजल्टेंट कहां फॉर्म होगा, नीचे फॉर्म होगा, मतलब नेगेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म होगा। ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर सी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से बेटा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी से ये जो रिजल्टेंट है दोनों से परपेंडिकुलर है। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है किसके, वेक्टर सी के। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे दोनों ही रेफरेंस वेक्टर हैं। अच्छा, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं किसकी, हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ के आए कि ए डॉट बी, ठीक है, उसमें बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए जो है पहला रेफरेंस वेक्टर होता था, दूसरा कंपोनेंट वेक्टर होता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट वेक्टर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे दोनों ही रेफरेंस वेक्टर हैं। जब दोनों ही रेफरेंस वेक्टर है, दोनों को प्लेन पे फॉर्म करेंगे, जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्म करके बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर है, वेक्टर बी है, दोनों आपके पास रेफरेंस वेक्टर हैं, तो दोनों एक प्लेन पे फॉर्म होंगे। ठीक है, इनके बिटवीन जो भी एंगल होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, और उनसे मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट बनेगा, अगर वेक्टर ए से वेक्टर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जब वेक्टर ए से बी की तरफ जाएंगे तो थंब की डायरेक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को। और रिजल्टेंट यहाँ पे आर से नहीं, रिजल्टेंट को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जब ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, तो ए से किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। अगर ये ए क्रॉस बी की बजाय क्या होता है, बी क्रॉस ए, तो मतलब अगर बी पहले होता है ए बाद में होता, तो इसका मतलब बी क्रॉस ए की बात होती है। जब बी क्रॉस ए की बात होती है तो ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी से ए की तरफ जब आते तो रिजल्टेंट यहाँ पे आपके पास नीचे की तरफ बनता, डाउनवर्ड डायरेक्शन बनता, उस वजह से रिजल्टेंट को हम यहाँ पे सी से नहीं माइनस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि भाई वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ हम मूव करते हुए गए, जिससे आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिला, और इस रिजल्टेंट को यहाँ पे हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्म करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, हेडिंग डाल देंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला किसका ड्राइव कर रहे हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, A डॉट B, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनके बिटवीन किसका साइन है, क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो A क्रॉस B, अब यहाँ पे बेटा फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, जरा देखिएगा A क्रॉस B, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ये दोनों जो है इसके अंदर दो जो वेक्टर्स हैं दोनों ही रेफरेंस वेक्टर है। ठीक है, इससे पहले डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि पहला जो है वो रेफरेंस वेक्टर होता था, दूसरा कंपोनेंट, यहाँ पे दोनों ही रेफरेंस वेक्टर हैं। जब दोनों ही रेफरेंस वेक्टर हैं तो बेटा रेफरेंस वेक्टर को राइट हैंड साइड पे किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे रेफरेंस वेक्टर होता है उसको राइट हैंड साइड पे कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। जिस तरह से आप लिखते थे ए डॉट बी, क्या लिखते थे कि भाई जरा देख लीजिएगा कि भाई ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए रेफरेंस वेक्टर है, इससे ऊपर वाला हिस्सा देखिएगा ए डॉट बी
ए रेफरेंस वेक्टर है तो ए का जो मैग्नीट्यूड है एज इट इज आ गया, बी कंपोनेंट वेक्टर है तो बी का कंपोनेंट आता था मतलब bx। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ए भी रेफरेंस वेक्टर है, बी भी रेफरेंस वेक्टर है, तो राइट हैंड साइड पे दोनों को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ए भी रेफरेंस वेक्टर है, बी भी रेफरेंस वेक्टर है, तो दोनों को मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मतलब दोनों का आपने यहाँ पे क्या करा, मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड साइड जो है आपके पास ये भी वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्टेंट भी इसका किस में आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, तो आपने मैग्नीट्यूड लिखे। चले आपने अभी रेफरेंस वेक्टर थे इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, थीटा, और एंगल के लिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं तो बेटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने कॉस का रिलेशन यूज किया, क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो bx या ba आ रहा होता था बेस में आ रहा होता था अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस के लिए हम रिलेशन यूज करते थे किसका, कॉस का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट यहाँ पे c है, ठीक है, और ये मैंने भी आपको जैसे बताया कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों से परपेंडिकुलर है, तो बेटा परपेंडिकुलर के लिए जो हम रिलेशन यूज करते हैं वो कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, साइन का रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर c है जो रिजल्टेंट है a और b, a क्रॉस b को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे a क्रॉस b को मल्टीप्लाई कराया किसके बराबर आया बेटा, रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे आपके पास c, ठीक है, तो a क्रॉस b को मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास रिजल्टेंट c आ गया, तो राइट हैंड साइड आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गई c आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर c है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर a और वेक्टर b से। जब ये परपेंडिकुलर है वेक्टर a और वेक्टर b से, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर के लिए जो हम रिलेशन यूज करते हैं वो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटे, साइन का रिलेशन यूज करेंगे, मतलब a क्रॉस b किसके बराबर आ जाएगा, ab sin थीटा के, a क्रॉस b किसके बराबर आ जाएगा, ab sin थीटा। तो अब देखिए कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराते हैं आंसर भी वेक्टर फॉर्म में है, तो आपने a क्रॉस b को मल्टीप्लाई किया, अभी आपके पास आ गया ab sin थीटा, ठीक है, फॉर्मूला आपने बनाया तो फॉर्मूला आपके पास राइट हैंड साइड मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रही है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रही है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है। तो जब वेक्टर फॉर्म में लेके जाएंगे तो किस तरह से लेके जाएंगे जरा देखिएगा कि भाई अगर आपके पास कोई भी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल a है, इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करते थे बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना है तो इसके यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कि जैसे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसको अगर इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में आ जाता है, वेक्टर फॉर्म में। ये कैसे पता चला, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट वेक्टर का कि भाई यूनिट वेक्टर जो है, देखिएगा फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर यहाँ पे बात करते हैं a है, कि यूनिट वेक्टर a है, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, a नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड हो, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो जरा देखने याद स्टेप बन जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो वहां पे हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हुए वहां पे एक जो है वो कंडीशन पड़ी थी कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वो किस में आ जाता है बेटा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रही है, इसको अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें, ये पूरी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है इसको अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये राइट हैंड साइड वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपको वेक्टर फॉर्म में ही आंसर चाहिए कि भाई जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ab sin थीटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, तो वेक्टर फॉर्म में लेके जाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यूनिट वेक्टर कहां से आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ab sin थीटा किसके बराबर है बेटा, c के बराबर है। देखें जब a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ रहा है, c, a क्रॉस b किसके बराबर है, c, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, c, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड ab sin थीटा किसके बराबर है, c के। तो जब a क्रॉस b को मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर c आ रहा है, और यहाँ पे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो a क्रॉस b आपके पास आ रहा है ab sin थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर, वेक्टर c के, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर c का यूनिट वेक्टर लेंगे। तो वेक्टर a और b से आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर c फॉर्म किया है इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है u है, इसका यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है बेटा, u है, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह a क्रॉस b बराबर है ab sin थीटा, अगर इसको वेक्टर c के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें
तो आपके पास वेक्टर सी के यूनिट वेक्टर से अगर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा दें तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में। और ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म कर लिया कि a क्रॉस b बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। अब आपको समझ में आया है फॉर्मूला किस तरह से हमने फॉर्म किया है कि भाई ये देखिएगा दोबारा कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों रेफरेंस वेक्टर हैं, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है राइट साइड पे एज इट इज लिख दिया। a का मैग्नीट्यूड आ गया, b का मैग्नीट्यूड आ गया, और इनके बिटवीन जो एंगल था वो क्या है, थीटा। और एंगल के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम यूज करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम यूज करेंगे कौन सा, साइन का, ठीक है, कॉस का या टेन का। तो उसके लिए आपने देखा कि जो रिजल्टेंट a और b से जो रिजल्टेंट फॉर्म हुआ वेक्टर c, ये वेक्टर c परपेंडिकुलर है a और b से। जब वेक्टर c परपेंडिकुलर होगा a और b से, तो बेटा परपेंडिकुलर के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करते हैं, साइन का। तो इस वजह से यहाँ पे हमने a b के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज किया, साइन, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला बना लिया a क्रॉस b बराबर है a b sin थीटा। अभी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था ये फॉर्मूला, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है या क्रॉस प्रोडक्ट की जो कंडीशन है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर भी आपको वेक्टर फॉर्म में आता है। तो अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रहा था, इसको वेक्टर फॉर्म में लाना था। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हमने देखा कि भाई किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लाते हैं तो उसको अगर उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कैसे सीखा था हमने कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर a हेड है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a नीचे डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a इनटू a हेड बराबर है वेक्टर a। मतलब अगर किसी भी मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वो किसमें आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए बी साइन थीटा ये क्या था, मैग्नीट्यूड। अभी यू हेड को भूल जाए तो ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड था, इसको वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना था। तो यूनिट वेक्टर किसका लें, तो बेटा देखिएगा कि भाई ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करा के रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर सी आ रहा था, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर सी आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी साइन थीटा भी किसके बराबर है, वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे जो हम इस मैग्नीट्यूड फॉर्म को ए बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड था, तो हमने बोला रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड है। अगर हम a क्रॉस b को मल्टीप्लाई करा के, ठीक है, अगर रिजल्टेंट फॉर्म कर रहे हैं तो ये ए बी साइन थीटा भी अगर हम इस रिजल्टेंट के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर यहाँ पे फाइंड किया और रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू हेड से, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू हेड ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को ए बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब a क्रॉस b किसके बराबर आ गया बेटा, आपके पास a b sin थीटा इनटू u हेड के। ठीक है, तो ये आपने, और ये बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे इस वजह से इसको यूज किया ताकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए कि भाई जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपने फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, डायग्राम हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ, और यही डाल दिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिंट डाल दिएगा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, when two vectors are equal। ठीक है बेटे, अच्छा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी when two vectors are equal, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो जरा देखिएगा अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास इक्वल वेक्टर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है, और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है
और दूसरा आपके पास वेक्टर बी है, और दोनों सिमिलर है, मतलब दोनों इक्वल है। मतलब क्या है बेटा कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। जब इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो बेटा इसका मतलब दोनों होंगे पैरेलल। जब दोनों पैरेलल होंगे तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा बेटा, जीरो। और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम यूज करेंगे कौन सा है बेटा, साइन का। और साइन जीरो किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू है। ठीक है भाई, ए बी साइन थीटा इंटू यू है। अब जब दो वेक्टर्स क्या है, इक्वल, तो यहाँ पे उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब ए और बी बराबर है, ठीक है, तो बजाय ए और बी लिखने के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है। तो ए क्रॉस बी की जगह जब दोनों वेक्टर इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू ए साइन, और एंगल क्या आएगा बेटा, साइन थीटा, एंगल क्या है, जीरो, साइन जीरो इंटू यू है। तो ए क्रॉस ए देख लीजिएगा बेटा, ए इंटू ए साइन जीरो किसके बराबर है, जीरो के। तो साइन जीरो की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो इंटू यू है। ए क्रॉस ए, और बेटा जीरो जब तमाम वैल्यू से, जीरो से जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं उनका आंसर क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो को इक्वल हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखिएगा, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, ठीक है, या सी क्रॉस सी किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, देखिएगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यहाँ पे इक्वल की बात नहीं हो रही, पैरेलल है, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों की डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और पैरेलल है, तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है और जो है दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो बेटा याद रखिएगा, ठीक है, उनके बिटवीन एंगल क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के। ठीक है, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू है। ठीक है, तो अब यहां पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, साइन जीरो इंटू यू है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ए बी जीरो इंटू यू है। ठीक है, इनको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के। ठीक है, इसी तरह कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के। कोई दो वेक्टर्स पैरेलल है उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है बेटे, ये चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो
फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी के बाद अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, देखिएगा फॉर एग्जांपल एक आपके पास वेक्टर ए है और एक आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल क्या है बेटा 90, और साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। साइन 90 किसके बराबर होता है बेटा 1 के। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, चलते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का कि भाई ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। कैलकुलेशन देखिएगा कि भाई ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन 90 इंटू यू हेड, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 1 के, ठीक है। तो a क्रॉस b, ठीक है, मल्टीप्लाई करने आंसर क्या आ जाएगा a b। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल यूज होगा 90 और साइन 90 बराबर होता है 1 के। इस वजह से अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उसका जो आपके पास देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा आगे डैश होगा, तो आपने 4 जो आपके पास ऑप्शन होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन पे जो है वो टिक करना होगा, करेक्ट ऑप्शन आपने लिखना होगा। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, ए बी का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ए बी लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो देखिएगा, तो ये आपके पास इस तरह से एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स when two unit vectors are similar, अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर सिमिलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। चलिए देखिएगा, जब यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो सपोज करेंगे एक यूनिट वेक्टर आपके पास आई हेड है और दोनों सिमिलर है, तो दूसरा भी क्या होगा आई हेड, ठीक है, एक आई हेड है तो आपके पास दूसरा भी आप क्या होगा आई हेड, ऊपर लिख देते हैं। तो दो यूनिट वेक्टर हैं, दोनों आपके पास सिमिलर है, एक आई हेड है तो दूसरा क्या होगा आई हेड, ठीक है। इनके बिटवीन जब दो यूनिट वेक्टर्स हम बात ले रहे हैं और दोनों सिमिलर हैं तो दोनों आई हेड हैं, दोनों की जो है दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा बेटा 0, ठीक है, इनके बिटवीन एंगल क्या होगा 0, ठीक है। जब इनके बिटवीन एंगल 0 होगा तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि भाई साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के। अब अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर सिमिलर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो चलते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की तरफ। फॉर्मूला यूज करते हैं कि भाई ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड, ठीक है। अब देखिएगा ए क्रॉस बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा आई क्रॉस आई, ए क्रॉस बी की जगह आ जाएगा आई क्रॉस आई,
इक्वल्स टू ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा, तो आई क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आई इंटू आई साइन 0 इंटू यू है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, साइन 0 इंटू यू है। तो बेटा आई क्रॉस आई इनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के, इंटू यू हेड एज इट इज। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट वेक्टर की जगह इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं यू की जगह लिख सकते हैं 1, और क्योंकि साइन 0 बराबर है 0 के, और जब यहाँ पे 0 आ गया तो 0 से तमाम वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब आई क्रॉस आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा 0 के। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया कि व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर सिमिलर देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इसी तरह यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि भाई आई क्रॉस आई बराबर है 0 के, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आई क्रॉस आई 0 के बराबर है तो बिल्कुल इसी तरह जे क्रॉस जे भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, इसी तरह के क्रॉस के भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, सिमिलरली अगर आई क्रॉस आई 0 के बराबर है तो जे क्रॉस जे के क्रॉस के ये भी 0 के बराबर होंगे। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि व्हेन टू यूनिट वेक्टर आर सिमिलर। अब हम चलेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर डिसिमिलर। अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर डिसिमिलर होंगे तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा वो हम कैलकुलेट करने चलते हैं। ठीक है बेटे, 5 के हिंट डाल दिएगा, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स are dissimilar। अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर डिसिमिलर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जैसे सपोज करें कि एक आपके पास यूनिट वेक्टर आई है और दूसरा यूनिट वेक्टर जे है। ठीक है बेटे, तो आई जो यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो वेक्टर होता है, वेक्टर का कंपोनेंट उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है तो उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब दो यूनिट वेक्टर डिसिमिलर होंगे जैसे आई जे या के या आई, ठीक है, तो उनके बिटवीन जो एंगल होगा बेटे, वो एंगल जो है वो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है 90, और साइन 90 किसके बराबर होता है बेटा 1 के। साइन 90 किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है, अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि भाई ए क्रॉस बी बराबर होता है अगर ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड के, तो अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें आई और जे की फॉर्म में तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी की वजह क्या आ जाएगा आई और जे, मतलब आई हेड क्रॉस जे हेड बराबर है आई इंटू जे साइन, इनके बिटवीन एंगल क्या है बेटा 90 इंटू यू हेड। ठीक है, अच्छा, इनका जो यूनिट वेक्टर है वो अगर आपके पास देखिएगा आई और जे है, ठीक है, आई और जे दो वेक्टर आपने लिए तो इनका जो यूनिट वेक्टर जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा के। ठीक है, इस तरह से क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, जब आई और जे की बात आएगी, ठीक है, तो उससे जो उनका जो आपके पास रिजल्टेंट फॉर्म होगा वो आपके पास क्या होगा के। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा के। जब आई और जे की बात होगी तो उनका रिजल्टेंट के होगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे जे और के आ जाए तो जे और के का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर वो आई हेड होगा। जिस तरह से ए और बी हमने क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी किसके बराबर है सी के बराबर। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई ए क्रॉस बी ये बराबर है किसके सी के। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह से आई
क्रॉस जे ये किसके बराबर होगा के, ठीक है। मतलब अगर आई और जे की बात हो रही है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा के। अगर यहाँ पे जो है जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आई। इसी तरह के और आई की जो क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है तो उनका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जे। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने जो यू हेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट सी है, इसका यूनिट वेक्टर यू हेड है, यू हेड था, तो फॉर्मूले में हमने यू हेड यूज किया। अब जब आई और जे की बात हो रही है तो उनका जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की जगह यू हेड नहीं, इनका यूनिट वेक्टर आएगा कि भाई इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है, इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या है के, और आपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर के ले लिया। देखिएगा कि भाई आई क्रॉस जे एज इट इज, यूनिट वेक्टर आई, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 किसके बराबर है बेटा 1 के, ठीक है। और ये के जो है वो एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि आई क्रॉस जे किसके बराबर है के। आई क्रॉस जे किसके बराबर बेटा के, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उनके रिजल्टेंट के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो आपने देखा कि भाई आई क्रॉस जे बराबर हो गया किसके के हेड के। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा था कि ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर है, इसी तरह आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा के। बिल्कुल इसी तरह देखिएगा सिमिलरली कि अगर आई क्रॉस जे के बराबर है तो बेटा जे क्रॉस के ये किसके बराबर होगा आई हेड के। इसी तरह के क्रॉस आई ये किसके बराबर होगा बेटा जे हेड के, ठीक है। अगर आई क्रॉस जे के बराबर है, इसी तरह जे क्रॉस के किसके बराबर होगा आई के, और के क्रॉस आई किसके बराबर होगा जे के। और अगर इनकी सीक्वेंस चेंज कर दें, ठीक है, इनकी अगर सीक्वेंस चेंज कर दें, पहले तो हम आई से किस पे आ रहे थे जे, और जे से फिर किस पे आ रहे थे के पे, ठीक है, और के से फिर आई पे। अगर हम रिवर्स जाएं, मतलब के आई से जे की तरफ नहीं, जे से आई की तरफ, के से जो है वो हम किस पे जाएं जे की तरफ। अगर रिवर्स जाएं, सीक्वेंस चेंज कर दें, देखिएगा और करके लिख लेंगे कि अगर आई क्रॉस जे के बजाय यहाँ पे हम जे क्रॉस आई की बात करें तो ये बराबर होगा बेटा किसके माइनस के, ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के बजाय के क्रॉस जे की बात करें तो ये किसके बराबर होगा माइनस आई के। इसी तरह आई के क्रॉस आई की बजाय आई क्रॉस के की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा माइनस जे के, ठीक है। ये कैसे हुआ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अगर a क्रॉस b बराबर है c के और b क्रॉस a की बात करेंगे, b क्रॉस a की बात करें तो ये बराबर होगा किसके बेटा माइनस c के। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर b क्रॉस c की बात करें तो हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करते थे कि अगर a क्रॉस b की बात होगी तो a से b की तरफ जा रहे हैं, थंब का डायरेक्शन अपवर्ड है तो रिजल्टेंट c जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस की फॉर्म में जो है अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब c पॉजिटिव है। अगर आप b क्रॉस a की बात करें तो मतलब b से a की तरफ आएंगे तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब c जो फॉर्म होगा कहाँ फॉर्म होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो c जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, इस वजह से यहाँ पे हम इसके साथ माइनस का साइन लगा रहे हैं। तो a क्रॉस b अगर c के बराबर है और b क्रॉस a बराबर है किसके माइनस c के, बिल्कुल इसी तरह से अगर i क्रॉस j बराबर है k के तो j क्रॉस i किसके बराबर होगा माइनस k के। अगर j क्रॉस k बराबर है i के तो बेटा k क्रॉस j किसके बराबर होगा माइनस j के। अगर k क्रॉस i बराबर है j के तो इसी तरह i क्रॉस j किसके बराबर होगा माइनस j के। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है प्रॉपर्टीज, बेसिकली नॉर्मली एमसीक्यूज में आती हैं और एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके हमने प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने, ठीक है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, ठीक है, वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कराना था तो ए डॉट बी कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट किया कि भाई ये वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी लिखा, आई की वैल्यूज को आई से, जे की वैल्यूज को जे से, के की वैल्यूज को के से। बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन डॉट प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम जो है वो लीनियर मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली डिटर्मिनेंट मेथड फॉलो करेंगे जो कि नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट आपने जो है वो कैलकुलेट करना सीखा होगा, इंजीनियरिंग वाले जो है उन्होंने कैलकुलेट करना सीखा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का जो टॉपिक है उनका मैथ्स के अंदर, और जो प्री मेडिकल वाले उन्होंने मैथ जो है मैट्रिक मैथ्स के अंदर थोड़ा बहुत जो है डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ के आए होंगे मैट्रिसेस में। लेकिन जो है प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे उनको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने इससे पहले जो है ये डिटरमिनेंट मेथड नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इससे पहले डिटरमिनेंट मेथड नहीं भी पढ़ा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब, तो उसके बाद एक वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखिएगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vector can easily be calculated by the cross product of two vectors can easily be calculated by the determinant method. The cross product of two vectors can easily be calculated by the determinant method. ठीक है बेटा, तो determinant method क्या है, ठीक है, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट उनका कैलकुलेट करते हैं, चलते हैं कैलकुलेट करने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट मेथड की, डिटर्मिनेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हम फॉर्म करें, फाइंड करें, तो कैसे करेंगे। देखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए आई माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी है आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 2k। या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो जरा देखिएगा बेटा कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने भी आप लोगों को वर्डिंग लिखवाई कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम इजीली डिटरमिनेंट मेथड से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा कि भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट मेथड से जो है वो हम फॉर्म करेंगे। तो आपने दो एब्सोल्यूट के साइन जो है, दो मॉड के साइन आपने यहाँ पे बना लिए और वेक्टर ij की फॉर्म है। तो सबसे पहले जो है 3/3 का एक्चुअली जिस तरह से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्री मेडिकल वाले जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर इंजीनियरिंग वाले ने ये टॉपिक पढ़ा है मैथ्स के अंदर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बेटा, सब बराबर है, फिर तो सबको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फर्स्ट रो है, ठीक है, मैट्रिक्स में आपको पता है रो और कॉलम्स होते हैं। जो फर्स्ट रो है 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। जो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो जो होगी उसके अंदर हम पहले i फिर j और फिर फर्स्ट रो में i j और k लिख देते हैं, ठीक है। i j k फर्स्ट रो में आपने लिख दिया, उसके बाद i के नीचे i के वैल्यूज, j के नीचे j की वैल्यूज, k के नीचे k की वैल्यूज आएंगी। पहले a है तो बेटा a के सारी वैल्यूज लिखेंगे कि भाई i का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, तो i के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। j का कोफिशिएंट यहाँ पे वेक्टर a का क्या है -2, तो j के नीचे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। a की बात हो रही है वेक्टर, तो वेक्टर a को ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें k का कोफिशिएंट 3 है तो k के नीचे क्या आ जाएगा 3। आपने क्या लिख दिया, पहले वेक्टर a के जो i j k के जो कोफिशिएंट्स है आपने सबसे पहले वो लिख दिया सेकंड रो में। अब थर्ड रो में वेक्टर b के जो i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे। देखिएगा वेक्टर b में i का कोफिशिएंट 2 तो i के नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। वेक्टर b की बात करें तो j का कोफिशिएंट 3 है तो j के नीचे क्या आ जाएगा 3। वेक्टर b की बात करें k का कोफिशिएंट -2 है तो बेटा k के नीचे क्या आ जाएगा -2। आई होप यहाँ तक इस स्टेप तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कि वेक्टर
क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी के बिटवीन, दोनों गिवन आई जे के की फॉर्म में। आपने एब्सोल्यूट दो साइन बना एब्सोल्यूट के, जिसको मॉड के साइन भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आई जे के लिख दिया, ये आपका पैटर्न है, आपने हर कैलकुलेशन में आई जे के लिखना होगा लाजमी, आई जे के लिख दिया। उसके बाद नीचे वाली दो रॉज में वैल्यूज लिखनी होंगी, वो जो दो वेक्टर सवाल में क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो पहले वेक्टर ए की वैल्यूज आएंगी, फिर वेक्टर बी की। अगर यहाँ पे लिखा होता बी क्रॉस ए तो पहले क्या लिखते हैं, सेकंड रो में पहले वेक्टर बी की वैल्यूज फिर वेक्टर ए की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है सी क्रॉस डी तो पहले वेक्टर सी की वैल्यूज फिर वेक्टर डी की वैल्यूज। ए क्रॉस बी लिखा हुआ था तो वेक्टर ए की वैल्यूज आपने लिख दी कि भाई आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, आई की जगह क्या आ गया 1। जे का कोएफिशिएंट क्या -2 तो जे की जगह क्या आ गया -2। के का कोएफिशिएंट 3 है तो के के नीचे आ गया 3। इसी तरह वेक्टर बी की बात करेंगे तो वेक्टर बी आई का कोएफिशिएंट क्या है 2 तो आई के नीचे क्या आ गया बेटा 2 आ गया। जे का कोएफिशिएंट 3 है वेक्टर बी में तो जे के नीचे क्या आ जाएगा 3। के का कोएफिशिएंट -2 है तो के नीचे क्या आ जाएगा -2। अब इनको क्या करना है, रॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रॉ में आपके पास क्या है, आई हेड, तो आप यहां पे लिख देंगे आई हेड, ठीक है। और उसके बाद आपने दो एब्सोल्यूट के साइन बना देना, ठीक है। और ये दो एब्सोल्यूट के साइन बनाए, इसमें क्या करना है कि भाई ये जो आपने आई हेड लिखा, तो जो आई जिस कॉलम में, ये कॉलम है बेटा, ये रॉज है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास वर्टिकली, ये कॉलम्स होते हैं। तो आई जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, और आई जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देंगे। आई जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दें, आई जिस रॉ में उस रॉ को अगर हम छोड़ दें तो जो वैल्यूज बची वो क्या बची आपके पास बेटा, -2 3 3 और -2। तो यहाँ लिख देंगे -2 3 और 3 -2, ठीक है बेटा। तो आपने देखा क्या करा कि आपने फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, पहले लिख दिया आई हेड बाहर, ठीक है। उसके बाद दो एब्सोल्यूट के साइन बनाए, तो आई जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, आई जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देंगे। क्या वैल्यू बची आपके पास, -2 3 3 और -2 -2 3 3 और -2 ऐसे इट आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, जे। याद रखिएगा जे हेड लिखेंगे लेकिन जे से पहले क्या लगाएंगे, माइनस। हमेशा ये रूल है, कैलकुलेशन का फॉर्मूले का रूल है, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट मेथड का रूल है कि भाई जब सेकंड वैल्यू मतलब आई हेड आप लिख देंगे, आई हेड एज इट इज आएगा, उसका जो है एब्सोल्यूट के अंदर उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद जब जे लिखेंगे तो जे के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जे हेड के साथ माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जे हेड के बाद दो एब्सोल्यूट के साइन बना देने, ठीक है। अब जे हेड जिस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ देंगे, जे हेड जिस रॉ में इस रॉ को छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट रॉ छोड़ देंगे और ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या वैल्यू बच गई बेटा, 1 3 2 -2 1 3 2 -2, ठीक है। तो जे जिस कॉलम में उस कॉलम को आपने छोड़ देना है, जे जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देना है। तो क्या बच गई वैल्यूज आपके पास, 1 3 2 और -2 आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब के की बारी, तो के के साथ क्या आएगा, प्लस, ठीक है। देखिए ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट कोई वैल्यू होती है तो फिर वो माइनस, फिर नेक्स्ट कोई वैल्यू प्लस, ऑल्टरनेट। अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो आई हमेशा मतलब फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होगी, जे हमेशा नेगेटिव और थर्ड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मतलब के पॉजिटिव रहेगा, आई पॉजिटिव और जे हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है बेटे। के के बाद भी एब्सोल्यूट के साइन आ जाएंगे दो। उसके बाद आपको पता है क्या करना है कि भाई के अब जिस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ देंगे, के जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देंगे। क्या बच गया बेटा आपके पास, देख सकते हैं 1 -2 2 और 3, 1 -2 2 और 3, 1 -2 2 और 3, ठीक है। ये आपने वैल्यूज लिख दी है। आई होप यहाँ तक आपको इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था। ये स्टेप दोबारा देखिएगा, आपने फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड किया, आई हेड लिखा बाहर और उसके बाद दो एब्सोल्यूट के साइन बनाने हैं। उसके बाद आई जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, आई जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देंगे। -2 3 3 -2 एज इट इज, -2 3 3 -2 एज इट इज आ गया। फिर जे हेड लिखेंगे लेकिन जे हेड के साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद आपने दो एब्सोल्यूट के साइन बनाए, जे जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दिया, जे जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ दिया। 1 3 2 -2 1 3 2 -2 आ गया एज इट इज एब्सोल्यूट में। फिर के की बारी है तो के
के साथ प्लस का साइन आएगा, ठीक है, के हेड आ गया। फिर के के साथ जो एब्सोल्यूट के साइन बनाए, फिर के जिस कॉलम उस कॉलम को छोड़ा, के जिस रो में उस रो को छोड़ा, 1 - 2 2 3 1 - 2 2 3 एज इट इज आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप भी क्या करेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये आई हेड बेटा बाहर एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस एब्सोल्यूट को सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट के अंदर यहाँ पे आपके पास किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, इनके डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये एब्सोल्यूट के साइन खत्म हो जाएंगे, ये एब्सोल्यूट के साइन जब हटाएंगे तो आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट आएगा। फर्स्ट डायगोनल -2 और -2 इनको मल्टीप्लाई करें, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या देगा बेटा, +4, ठीक है। फिर रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आता है, नेक्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का साइन आएगा हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट डायगोनल क्या है, 3 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उससे पहले आपने रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन लगाया, 3 3 9, ठीक है बेटे, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। फिर -j एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये वाले एब्सोल्यूट के साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलते हैं मल्टीप्लाई करने, देखिएगा 1 को पहले क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट डायगोनल ये, ठीक है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2। फिर रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आता है सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले। सेकंड डायगोनल क्या है, 3 और 2, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, ठीक है बेटे। फिर देखिएगा प्लस के हेड एज इट इज। अब यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डायगोनल क्या है, 1 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, एब्सोल्यूट के साइन हटाना है तो इनको अंदर वाली वैल्यूज के डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3। फिर देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड डायगोनल आपके पास क्या है, -2 और 2, जब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -4, तो -4 आएगा आंसर, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि पहले से आपके पास फॉर्मूले का या रूल का माइनस का साइन है, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 और 3 एज इट इज आ गया, सेकंड डायगोनल से पहले क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा दें, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, आंसर माइनस में आ रहा है, इस वजह से दो माइनस एक साथ नहीं आ सकते, तो इस वजह से सेकंड वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा। बाकी यहाँ पे दोबारा देखिएगा कि आई हेड एज इट इज आया, ठीक है। एब्सोल्यूट का साइन जब हटाएंगे तो अंदर वाली वैल्यूज को डायगोनल की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, +4 आया, फिर रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन लगाते हैं सेकंड डायगोनल से पहले, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, -j हेड एज इट इज, ठीक है। फिर फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 1 को -2 से -2, रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन मैंने ब्लैक से लगाया, देख सकते हैं आप। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, फिर यहाँ पे प्लस के हेड एज इट इज, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एज इट इज आ गया। मैंने पहले नोट कर लिया था कि भाई जब सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होगा आंसर माइनस में आएगा, तो जब रूल के अकॉर्डिंग मैंने माइनस का साइन लगाया, ठीक है, तो उसके बाद सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, आंसर माइनस में आया, तो इस वजह से सेकंड डायगोनल की जो वैल्यू थी उसको मैंने किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा, ताकि नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर सके। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, भाई a क्रॉस b इज इक्वल टू 4 -9 -5 as it is, -j head as it is, -2 -6 -8 प्लस k head as it is, ठीक है बेटे, और माइनस माइनस +4, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस +4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a क्रॉस b इज इक्वल टू, आई हेड को -5 से मल्टीप्लाई करें, -5 इंटू आई हेड, ठीक है बेटे, माइनस माइनस प्लस जे हेड को जब 8 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस जे हेड को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू जे हेड, ठीक है बेटे, और 3 + 4 7, 7 को के हेड से मल्टीप्लाई करें तो +7 के, ठीक है, 3 + 4 7, 7 को के हेड से मल्टीप्लाई किया, 7 के हेड, ये आपके पास a क्रॉस b का आंसर आ गया, ठीक है। आपने देखा
कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, तो हम उसको डिटरमिनेंट मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड से इजीली कैलकुलेशन करके ए क्रॉस बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और ए क्रॉस बी आपके पास आ गया -5i प्लस 8j और प्लस 7k, ठीक है बेटे। तो ये आपने देखा कि ए क्रॉस बी किस तरह से फॉर्म किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक और जो है वो एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक होमवर्क में दूंगा न्यूमेरिकल, फिर क्लास को करेंगे एंड। अच्छा जी, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, ठीक है, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, तो उनका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो उनका यूनिट वेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इससे पहले आपने देखा था कि आपने एक एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व मैंने आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था 2.17, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि 2.7 सॉरी, कि उसके अंदर आपके पास जो वेक्टर एक बता दिया कि भाई वेक्टर है, उससे पैरेलल एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो आपने सिंपल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज किया कि भाई ए हेड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकाला, सॉल्व कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उनका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यूज करते हैं यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल लिखना स्टार्ट करें, देखिएगा एग्जांपल क्या है। जब एग्जांपल के एंड डाल के एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल लिखिएगा। Determine the unit vector perpendicular to the plane A and B, ठीक है। कह रहे डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी व्हेन वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i minus 3j and vector b equals to 3i minus 2j plus 5k। देखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, ठीक है, और इनसे पैरेलल सॉरी इनसे परपेंडिकुलर जो है वो आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है आप देख सकते हैं कि भाई डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी व्हेन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर्स i j की फॉर्म में गिवन है। वेक्टर ए 2i minus 3j, k नहीं है इसका मतलब k की वैल्यू 0 है, ठीक है। वेक्टर बी 3i minus 2j plus 5k। अब आपने क्या करना है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो जो कि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हो और वो यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे आप फाइंड करेंगे जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि इनसे इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर एक जो है यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर है उसको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो वेक्टर फाइंड करना होगा जो इनसे परपेंडिकुलर है। जैसे अभी आपने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस किया कि कोई दो वेक्टर्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनसे एक और वेक्टर आपको मिलता है, वेक्टर सी रिजल्टेंट वेक्टर, और जो कि ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी से। तो बेसिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, इनसे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले क्या फाइंड करना होगा बेटे आपको, जो इन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना होगा कि इन दोनों वेक्टर से पहले आपको वो वेक्टर फाइंड करना होगा जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करा के इनसे इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा, फॉर्म करना होगा रिजल्टेंट वेक्टर, फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी पहचान क्वेश्चन की कि भाई कैसे समझ के क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे करना है, कि भाई जो है वो यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन जो है वो इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। और जो है वो आपके पास
एक वेक्टर गिवन होता था। तो बेटा अगर याद हो आपको को उस क्वेश्चन के अंदर एक वेक्टर गिवन होता था, वहां पे पैरेलल का वर्ड यूज होता था, इस वजह से उसको यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन सिंपल यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से करते थे। कि जैसे हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि भाई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लेकिन अगर आपके पास परपेंडिकुलर आ जाए कि अगर आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसी भी दो वेक्टर से, ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन हो और उन दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उस यूनिट वेक्टर की, वो अब यहाँ पे हम जरा सॉल्व करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डाटा, ठीक है, चलिए तो डाटा यहाँ पे हम बना लेते हैं कि भाई वेक्टर ए आपके पास 2i माइनस 3j और वेक्टर बी आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 5k। आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सी। मैं यहाँ पे रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर सी हेड से रिप्रेजेंट कर दिया। सब आप जो है कोई भी नाम दे दें, ठीक है, आप डी हेड का नाम दे दें, आप जो है वो जेड हेड का नाम दे दें, अपनी मर्जी से कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर को यहाँ पे सी हेड से रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई मुझे जो है इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम वेक्टर सी से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, सी हेड, और सी हेड यहाँ पे मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, वेक्टर सी, जब भी तो सी हेड फाइंड करेंगे, पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, फिर रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर वही पुराने मेथड से फाइंड करेंगे, लेकिन रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा, ए क्रॉस बी का। पहले क्या फाइंड करना होगा, ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख देंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू दिस अमाउंट। और ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना होता है बेटा, डिटरमिनेंट मेथड। जैसे अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया डिटरमिनेंट मेथड से, बिल्कुल इसी तरह से आपने डिटरमिनेंट मेथड यहाँ पे यूज करना है। और ए क्रॉस बी जो है उससे रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है बेटे। जरा देखिएगा डिटरमिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं, आई जे और के लिख देते हैं फर्स्ट रॉ में, आई जे और के लिख देते हैं फर्स्ट रॉ में। फिर पहले क्या है आपके पास, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, वेक्टर ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे, सॉरी वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है, देखें आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो आई के नीचे आ जाएगा 2, जे का कोफिशिएंट -3, तो जे के नीचे आ जाएगा -3, और के नहीं है, तो के नहीं है तो के के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0। इसका मतलब के का कोफिशिएंट के नहीं, तो के का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। फिर वेक्टर बी की बात करेंगे तो वेक्टर बी के जो आई का कोफिशिएंट है वो 3 है, ठीक है, जे का कोफिशिएंट -2 है, साइन से वैल्यूज आएंगी, के का कोफिशिएंट क्या है 5, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, जैसा आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, और इससे आपने जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड करना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा किस तरह से जो है वो हम ए क्रॉस बी को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करा के। A क्रॉस B इज इक्वल टू आई हेड, फिर एब्सोल्यूट के साइन, ठीक है बेटे, फिर माइनस जे हेड, फिर एब्सोल्यूट के साइन, फिर प्लस के हेड, और के हेड के साथ भी एब्सोल्यूट के साइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिएगा कि भाई आई हेड के साथ दो एब्सोल्यूट के साइन है, तो आई हेड, पहले आपने आई हेड लिखा, आई हेड को जो है एक्सपेंड करना आई हेड से, तो आई हेड जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे और आई हेड जिस रो में उसको छोड़ देंगे। तो जिस कॉलम में जिस रो में आई हेड उसको छोड़ दे तो आपके पास वैल्यूज क्या बच गई, -3 0 -2 5, -3 0 -2 -3 0 -2 और 5, ठीक है बेटे, आपने लिख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, जे हेड, जे हेड को एक्सपेंड करेंगे। अब जरा देखिएगा, जे हेड जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे
और जे हेड जिस रॉ में उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है जे हेड और जिस रॉ में उसको छोड़ देंगे, क्या बचा बेटा 2035, ठीक है। तो 2035, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो उसके आगे क्या है, प्लस के हेड को एक्सपेंड करना है, तो के जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, जिस रॉ में उस रॉ को छोड़ देंगे, क्या बचा 2 - 3 3 - 2 2 - 3 3 - 2, ठीक है बेटे। अब आपने क्या करना होता है कि भाई डायगोनल्स को अब आपने मल्टीप्लाई करना है, एब्सोल्यूट के साइन हटाने हैं, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आई हेड एज इट इज रहेगा। जब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन लगाते हैं। फर्स्ट डायगोनल -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -15, फिर माइनस का साइन आएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, ठीक है। फिर माइनस जे हेड, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या देगा बेटा 10। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो पहले माइनस का साइन लगाएं, 3 0 0। अब यहाँ पे प्लस के हेड, ठीक है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4, फिर रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन लगाएं, फिर 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9। इत्तेफाक है यहाँ पे भी -9 आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखा बेटे, इस वजह से क्योंकि दो माइनस आ जाते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन, सेकंड एंगल से पहले माइनस का साइन आता है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस में आ रही वैल्यू, इस वजह से ब्रैकेट लगा दिया, ताकि दो माइनस एक साथ, दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, a क्रॉस b, आई हेड एज इट इज, -15 - 0 -15, माइनस जे हेड एज इट इज, 10 - 0 बेटा 10 रहेगा, ठीक है। प्लस के हेड एज इट इज, -4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9। a क्रॉस b इज इक्वल टू, आई को -15 से मल्टीप्लाई कर दें, -15i, माइनस जे को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, -10 जे हेड, बेटा -4 प्लस 9 क्या आएगा बेटा +5, +5 को k से मल्टीप्लाई कर दें, +5 k हेड, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या फाइंड किया, a क्रॉस b फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहां पे सपोज करेंगे कि लेट a क्रॉस b, सपोज करिए कि a क्रॉस b किसके बराबर है, c के बराबर। a क्रॉस b किसके बराबर है, c के। तो इसका मतलब जब a क्रॉस b c के बराबर है, तो a क्रॉस b एक्चुअली इसके बराबर है, तो इसका मतलब अब वेक्टर c क्या बन जाएगा, -15i -10j + 5k। आपने देखा क्या करा हमने कि भाई सपोज करिए a क्रॉस b किसके बराबर है, c के, तो a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, c के बराबर हो जाएगी। तो वेक्टर c आपके पास आ गया। फाइंड क्या करना था, c हेड, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a और b से परपेंडिकुलर है। तो आपने पहले a और b का एक वेक्टर फॉर्म कर लिया, a क्रॉस b से एक वेक्टर फॉर्म कर लिया, वो आ गया आपके पास वेक्टर c से, उसको रिप्रेजेंट किया, -59 -10 j हेड प्लस 5k हेड। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अगर आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर c हेड इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा c हेड इक्वल्स टू वेक्टर c डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो बेटा c का मैग्नीट्यूड चाहिए, बस c का मैग्नीट्यूड, वेक्टर c तो है आपके पास, c का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो c का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स टू c का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, c इक्वल्स टू रूट के अंदर i j k की जो वैल्यूज है इनका कर देते हैं स्क्वायर, -15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं साइन से हम उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो c का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखिएगा, ये रूट के अंदर -15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है आपके पास 5√14, 5√14 भी लिख सकते हैं, या 18.7, ठीक है, 18.7।
ये सी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, फॉर्मूला क्या है, सी हेड इक्वल्स टू वेक्टर सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, मैं सामने लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ सी आ जाएगा। वेक्टर सी आपके पास क्या है, वेक्टर सी आपके पास -15 आई, ठीक है, -10j, ठीक है बेटे, और +5k। फॉर्मूले में वेक्टर सी था, वेक्टर सी आ गया बेटा एज इट इज, नीचे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सी का मैग्नीट्यूड 18.7। ये आपने यूनिट वेक्टर ऑफ सी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटे, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करवाई, ये पेपर में आपके पास आती है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, और ये आपके पास बुक में न्यूमेरिकल है, तो आप लोग जरा नोट कर लीजिएगा न्यूमेरिकल बुक का, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। वो न्यूमेरिकल नंबर आप लोग के पास है पेज नंबर 53 पे, न्यूमेरिकल नंबर 2.22, पेज नंबर 53 पे न्यूमेरिकल नंबर 2.22, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह से सॉल्व होगा। ये अपने पास होमवर्क मार्क कर लें कि न्यूमेरिकल नंबर 2.22 पेज नंबर 53, एक्चुअली 22 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 22 है, चैप्टर 2 का, इस वजह से 2.22, और पेज नंबर 53 पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। यही काम करना है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, वहां पे भी यही कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, इनसे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा बेटा तो आपने कैलकुलेशन इसी तरह से करनी होगी। दो वेक्टर्स गिवन होंगे, पहले उनसे क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने एक वेक्टर फाइंड करना होगा, फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसको किसी भी वेक्टर के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे वेक्टर सी के अकॉर्डिंग सपोज कर लिया, और उसका यूनिट वेक्टर इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर पैरेलल का वर्ड आ जाए कि कोई, फिर पैरेलल के साथ एक वेक्टर होता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर ए गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो कोई भी एक वेक्टर गिवन होगा उससे पैरेलल उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन उसकी इस तरह से, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन, ये ऊपर की नहीं, सिर्फ नीचे वाली कैलकुलेशन वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7 उसके अंदर भी हमने उसकी कैलकुलेशन की है, यूनिट वेक्टर की किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर पैरेलल होगा, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो आपने यही काम करना है, इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी, पहले क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म करना है क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट मेथड से, और उसके बाद उसको किसी भी एक वेक्टर के अकॉर्डिंग सपोज करें और फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आपने जो है वो आज की क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पहले हमने डिस्कस किया, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना सीखा, डिटरमिनेंट मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमने फिर एक और एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व की, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके लिए उससे रिलेटेड, बिल्कुल एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको मैंने एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया है, वो न्यूमेरिकल नंबर 2.22 पेज नंबर 53 आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्यूरी होती है, तो वो आपने जो है वो पूछना है, ठीक है, और आप लोग जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन जो है वो चेक करवा सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन लाजमी देखा करें ताकि आप लोगों को आगे की क्यूरीज जो है वो पता लग जाए, किस तरह से आपने, अगर कोई भी क्यूरीज आ रही है तो किस तरह से आपने उसको रिजोल्व करना है, किस तरह से आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है बेटे। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो न्यू टॉपिक से मुलाकात होगी, ठीक है, उसके अंदर अब हम जो है वो कुछ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो एक लॉ हम पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, फिर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में अपना जो ये चैप्टर जो है वो हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करें, लेक्चर को लाइक करें, ठीक है, और ये शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं है तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।